नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक रॉय। मैं पी मिश्रा आप सभी की क्लास में एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की भी क्लास में मैं यूपी लेखपाल के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं आप सभी का ग्रामीण समाज से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आई हूँ और आप सभी की तैयारी कितनी अच्छी है और ये सभी आप लोग आकलन करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देरी ना करते हुए हम लोग देखेंगे कि आज की क्लास में कितने बेहतरीन क्वेश्चन हैं और क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं देरी ना करते हुए। पहला नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन द्वारा जो है नगर पालिकाओं को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगर पंचायती राज व्यवस्था पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। संवैधानिक जो है संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं का संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया, यह पता होना चाहिए। तो यह कब किया गया? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, कब इनको दर्जा प्रदान किया गया? 74वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कल्कि उत्सव मनाया जाता है। कल्कि उत्सव, आपने कल्कि अवतार सुना होगा, विष्णु भगवान का जो है 10वें अवतार को कल्कि अवतार कहा जाएगा। ठीक है, और आप सभी को जैसे ज्ञात है कि यह कलयुग में जो है कल्कि अवतार लेंगे विष्णु भगवान। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के किस जनपद में जो है कल्कि उत्सव मनाया जाता है, तो संभल। ठीक है, संभल जो है जिले में जो है कल्कि उत्सव मनाया जाता है और यह कल्कि धाम में स्थित है। आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कल्कि धाम में जो है कल्कि उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये थी सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है कि अंग्रेजी माप के अनुसार एक पोल कितने गज के बराबर होता है। आपको बताना है कि एक पोल जो है कितने गज के बराबर होता है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कितने के बराबर होता है? 5 सही 1/2 गज। ठीक है, इतने के बराबर होता है एक पोल। ठीक है, अब किसके अनुसार? अंग्रेजी माप के अनुसार। अगर पूछे कि एक मील बराबर कितने गज होता है, यह भी पूछता है आप सभी से, तो एक मील बराबर होता है 1760 गज। कितना? 1760 गज। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आप सभी के सामने कि एक योजन कितने कोस के समतुल्य होता है। ठीक है, आपको बताना है कि एक योजन जो है कितने कोस के समतुल्य होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कितने कोस के बराबर होता है। डायरेक्टली ये पूछा जा रहा है। तो जो ये योजन है यह वैदिक काल की जो हिंदू लंबाई की मापन होती थी उसको क्या बोला जाता था? योजन। 1000 योजन बराबर एक महायोजन होता था। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस कितने के बराबर होता है एक योजन, तो एक योजन जो है 4 कोस के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 4 कोस के बराबर। पूछेगा कि कब यह मापन की जाती थी, तो वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल की यह मापन इकाई थी। ओके, लंबाई के लिए। किसके लिए? लंबाई के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है कि सारनाथ का जो सिंह स्तंभ है किस कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। आपको बताना है। तो जो सारनाथ का सिंह स्तंभ है वह किस कला का है, तो यह मौर्यकालीन स्थापत्य कला का जो है मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मौर्यकालीन स्थापत्य कला का। ठीक है, तो यह कहाँ पर स्थित है? सारनाथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सारनाथ का सिंह स्तंभ, अगर पूछे अलग से भी कि सारनाथ में कौन सी स्तंभ कला फेमस है, तो सिंह स्तंभ कला। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो है यह क्वेश्चन बहुत पूछता है आप सभी से कि कहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है, कहाँ पे जो है संगमरमर पाया जाता है, कहाँ पे एस्बेस्टस पाया जाता है। ऐसे पदार्थ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है, यह आपको बताना है। तो बता दें यह कहाँ पे पाया जाता है एस्बेस्टस, तो यह मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? मिर्ज़ापुर में जो है पाया जाता है। अगर बात करें कि हमीरपुर में, तो हमीरपुर में जिप्सम फेमस है। ठीक है, जिप्सम के लिए हमीरपुर फेमस है। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा सुंदर राइटिंग हो जा रही है, इट्स ओके। अगर हम बात करें कि यूरेनियम, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछता है कि यूरेनियम का भंडार कहाँ पे पाया जाता है, तो सोनभद्र और ललितपुर दोनों में। ठीक है, सोनभद्र या तो दिया रहेगा ऑप्शन में या फिर ललितपुर दिया रहेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में औसत जोत आकार कितना होता है। आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश में औसत जोत आकार कितना होता है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश का पूछेगा, अलग अलग एरिया का पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि औसत जोत आकार कितना होता है। ठीक है, तो 0.73 हेक्टेयर कितना होता है? 0.73 हेक्टेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट है
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क को बाघ परियोजना में किस वर्ष शामिल किया गया। तो किशनपुर जो है राष्ट्रीय पार्क था, उसको दुधवा राष्ट्रीय पार्क को बाघ परियोजना में किस वर्ष जो है शामिल किया गया। यहाँ से बार बार एग्जाम में पूछता है, तो कब किया गया, 1987 से 88, ठीक है। और ये कहाँ पर अवस्थित है, तो खीरी में, आप सभी को पता है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1987 से 88। ओके, क्लियर। अगला क्वेश्चन कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का घर कहा जाता है। तो ये एकदम फेमस है, तो यूपी, ऑफ कोर्स यूपी हो जाएगा, ठीक है। शक्कर का घर जो है सबसे किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। और आपसे पूछता है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक जो है आलू का उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। तो भारत के उत्तर प्रदेश, यहाँ आप सभी का जो है, अगर इंटरनेशनल क्वेश्चन की बात करें तो यूपी में जो है आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। यह भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। ख्याल नृत्य क्या है। ख्याल नृत्य और पवारा नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र का है। और बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत सारे नृत्य फेमस है। और बुंदेलखंड के नृत्य के बारे में तो आपको पूरा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि इसके से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है बार बार, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि बंगाल ग्राम पंचायत क्या है। बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। फिलहाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि बंगाल ग्राम पंचायत अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईयर 1919 ईस्वी में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से एमपी का पूछेगा तो 1993, इस तरीके से आपको थोड़ा अलग अलग पूछेगा फिलहाल, लेकिन इम्पोर्टेंट इतना है नहीं, बट आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए अगला देखते हैं। फिलहाल तो इम्पोर्टेंट हर चीज़ होता है, हर चीज़ जानना जरूरी होता है, आवश्यक होता है ना। चलिए अगला है कि जो है इधर देखेंगे कि निम्नलिखित युग में जो है सही युग्म नहीं है इसमें से कोई। इधर खनिज दी हुई है कि कौन सा पदार्थ कहाँ पाया जाता है, और इधर जिले का नाम दिया हुआ है। तो आपको बताना है इसमें से कोई एक है जो कि सही से सुमेलित नहीं या फिर सही मिलान नहीं है। अगर हम बात करें यूरेनियम, तो यूरेनियम मैंने बताया कि सोनभद्र दिया होगा या ललितपुर, तो इसका भंडारण कहाँ पे होता है, ललितपुर में यूरेनियम। पाइराइट्स की बात करें तो क्या सिद्धार्थनगर होगा। डैस्पोर क्या महोबा एवं झांसी में होगा। एंडालुसाइड क्या मिर्जापुर एवं सोनभद्र में होगा। तो बता दें डैस्पोर जो है महोबा एवं झांसी में होगा, एंडालुसाइड भी जो है मिर्जा एवं सोनभद्र। लेकिन पाइराइट्स की बात करें तो पाइराइट्स सिद्धार्थनगर नहीं होगा, मिर्जापुर व सोनभद्र में ही इसका भी उत्पादन माना जाता है, ठीक है। तो इसको करेक्शन कर लेंगे, पाइराइट्स जो है ये आपका रॉन्ग है, ठीक है, ऑप्शन बी। क्लियर। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे अगला आपको क्या दिया हुआ है कि पूसा रसराज। यहाँ पे आपको किस्मों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से किस्म है, किसका किस्म है, यह आप सभी को पता होना चाहिए। तो पूसा रसराज जो है किस फसल की उन्नत किस्म है, अगर आपसे पूछे तो पूसा रसराज जो है खरबूजे की है। किसकी है, खरबूजे का यह जो है क्या है, प्रजाति है। क्लियर। अगर हम बात करें कि भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितनी है, तो भारत में कुल सिंचित क्षेत्र की बात अगर की जाए तो कितने परसेंट है, 56%। तो 56%। इसी तरीके से आपसे अलग अलग क्षेत्र का पूछेगा। फिलहाल तो आपको भारत में पूछ रहा है, तो भारत में कुल सिंचित क्षेत्र कितने हैं, 56%। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, आपसे पूछता है जो गन्ने की अलग अलग उत्पाद या अलग अलग किस्में हैं, हर किस्म की जो है अलग अलग महीने में जो बुआई होती है, जुताई होती है, रोपड़ होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो गन्ने की किस किस्म का रोपड़ जो है जुलाई माह में होता है। तो ईख 84 का जो रोपड़ है वह कब होता है, जुलाई के महीने में होता है। तो ईख 84 जुलाई के महीने में की जाती है, ठीक है, इसका रोपड़। अगला देखते हैं। अगला है आप सभी के सामने, 1 मिनट अच्छे से बताएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो 2 अक्टूबर 1959 लिख लीजिएंगे, 2 अक्टूबर 1959। एक क्वेश्चन इसी में पूछेगा किसके द्वारा की गई। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, नोट कर लेंगे। कौन से जिले में, तो राजस्थान के नागौर में, ठीक है, राजस्थान के नागौर में जो है हुआ। अगर हम बात करें कि पंचायती राज किस सूची में आता है, तो राज्य सूची में आता है, यह भी पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पूछ रहा है आप सभी से कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो त्रिस्तरीय संरचना है। तो देखेंगे ऑप्शन में कहाँ पे है, तो प्रत्येक जो है उत्तर प्रदेश में आप सभी लोग देखेंगे तो ये त्रिस्तरीय प्रणाली है। पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है, ग्राम
खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। ठीक है, तो त्रिस्तरीय ऑप्शन सी में है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। त्रिस्तरीय तो एकदम इसी तरीके से अगर आप देख लेंगे तो भी आपको क्लियर होगा, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी, हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट जानकारी ये है कि आप सभी को पता है कि अनअकैडमी जो है इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। और यहाँ पे आप सभी की जो यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी जो कोर्सेज चल रही हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं, बेस्ट एजुकेटर के द्वारा ये तैयारी कराई। इतनी कम फी में कहीं भी तैयारी आप नहीं कर सकते हैं, वह केवल कहाँ पर कर सकते हैं, अनअकैडमी पे। ठीक है, अगर हम बात करें कि क्या है इसका पूरा फी क्राइटेरिया और क्या इसमें आपको फ़ायदे मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो देखेंगे आप सभी लोग, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कहीं भी कभी भी किसी वक्त जो है आप सभी लोग क्लासेस ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, अनलिमिटेड क्विजेज होते हैं यहाँ पे। ठीक है, बेस्ट एजुकेटर के द्वारा यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सभी चलते हैं। यहाँ पे यूपीपीएससी प्रीलिम्स जो है जीएस पेपर 1 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जो कि एवरी संडे आप सभी का 10 AM पे होता है। और यहाँ पे जो टॉप 25 रैंकर्स होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, ये भी आप सभी लोगों को यहाँ पे, और ये देखेंगे आप लोग अलग अलग बैचेस जो है स्टार्ट हो चुकी हैं, जिनकी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, बैचेस कोर्स, अगर हम कौन सी कोर्स की बात करें तो यहाँ पे बता दें कि एक बार सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको फ़ायदे क्या है। तो एक बार सब्सक्रिप्शन लेंगे अगर आप, तो ये सारी कोर्सेज़ की तैयारी कर सकते हैं, आपको अलग से फ़ी देने की आवश्यकता नहीं है। सारी तैयारी आप एक बार के सब्सक्रिप्शन में कर सकते हैं। इसकी सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर हम फ़ी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप 1 ईयर की लेते हैं जो है, तो सब्सक्रिप्शन तो 9,350 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी और डिस्काउंट मिल जाए तो आपके लिए और अच्छा होगा, तो बिल्कुल हो सकता है थोड़ी और डिस्काउंट। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सक्सेस मंत्रा का रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा और आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगी। तब आपकी 12 मंथ की फ़ी क्या हो जाएगी, 8,415 रुपये। ठीक है, और आप इस फ़ी में आप लोग अपनी सारी कोर्सेज़ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आप लोग अगर यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 बैच की, तो बिल्कुल जुड़ जाइए। इसकी सारी डिटेल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी थी, देना आवश्यक था कि आप लोगों को कहाँ से कैसे तैयारी करनी चाहिए, है ना। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर क्या है कि किसके अंतर्गत वृक्ष फसलों को कृषि फसलों के अंतर्गत उगाया जाता है। जो वृक्ष फसल हैं उनको कृषि फसलों के अंतर्गत उगाया जाता है, या फिर किसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। सीधी सीधी बात करें तो ये सिल्वीकल्चर के अंतर्गत, एग्री सिल्वीकल्चर के अंतर्गत जो है वृक्ष फसलों को कृषि फसलों के अंतर्गत उगाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर बात करें कि राज 3077 किस फसल की एक प्रजाति है, आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो ये मैंने बोला ना कि किस्में हैं अलग अलग, जो है गन्ना की कौन सी किस्म है, अरहर की कौन सी किस्म है, सारे किस्म को याद कर लें। तो जो है यह राज 3077 जो है गेहूं की एक प्रजाति है। ठीक है, अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन का, अगला क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और एग्जाम में, इंटरव्यूज़ में हर जगह पूछी जाती है। उत्तर प्रदेश में वर्षा न्यूनतम होती है, तो कहाँ पे वर्षा न्यूनतम होती है, मतलब कम वर्षा कहाँ पे होती है, तो मथुरा में होती है। अधिकतम वर्षा कहाँ पे होती है, तो गोरखपुर में होती है। यहाँ पे न्यूनतम पूछ रहा है तो आपको न्यूनतम बताना है। तो उत्तर प्रदेश में वर्षा न्यूनतम होती है मथुरा में, अधिकतम कहाँ होती है, गोरखपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है कि बकरियों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो अगर आप कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन की श्रृंखलाएं पढ़ रहे हैं तो उसमें आप सभी को ये सारी चीज़ें पढ़नी ही होगी। फिलहाल पूछता नहीं है बट पूछ सकता है, इन केस कुछ भी हो सकता है, क्राइटेरियाज बदल रही हैं सारी चीज़ें। ठीक है, क्वेश्चन की जो प्रणाली है वो बदल रही है, तो कुछ भी पूछ सकता है। तो बकरियों की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो है देश में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आप सभी से कि जो है बेस्ट जो है सबसे अच्छी जो है नस्ल कौन सी होती है बकरियों की, अगर पूछा जाए तो जमुनापारी। ठीक है, जमुनापारी सबसे अच्छी नस्ल होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको सूची दी हुई है, यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं दिए हुए हैं, उनके कार्यकाल दिए हुए हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे आप सभी का बहुत सारा रेडी हो जाएगा। अगर हम बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो 1985 से 90। ठीक है, 1985 से 1990 जो है यह आप सभी का 7वीं पंचवर्षीय योजना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 8वीं पंचवर्षीय योजना आप सभी की हो जाएगी जो है
1992 से 1997 क्या हो जाएगा, 1992 से 1997 यानी थर्ड नंबर पे चला जाएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1974 से 1978 आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। चौथी पंचवर्षीय योजना आपका 1969 से 1974। इस तरीके से फिर से एक बार देख लेंगे आप सभी लोग फटाफट। अगर हम सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 4 यानी 1985 से 1990। आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 3 यानी 1992 से 1997। अगर हम बात करें पांचवी पंचवर्षीय योजना की तो पांचवी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी 1974 से 1978। ठीक है। अगर हम चौथी की बात करें तो 1969 से 1974। ठीक है। तो यहाँ पे 4 3 2 1 4 3 2 1 किस में है, ऑप्शन ए में है। तो आप लोग मिलान कर लेंगे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में अलग अलग तरीके से। या फिर पूछ सकता है कि किस मॉडल पर आधारित है, किस समिति पर आधारित है। इस तरीके से आप लोगों को पूरी पंचवर्षीय योजना के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगली क्वेश्चन है आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन का श्रृंखला है, थोड़ा बड़ा कर दे इसको। चलिए बताएंगे आप लोग कि मनरेगा के अंतर्गत एक मजदूर को कम से कम कितने दिनों का रोजगार प्राप्त होता है। तो जो मनरेगा है उसके अंतर्गत एक मजदूर को कम से कम 100 दिनों का रोजगार प्राप्त होता है। कितने दिनों का, 100 दिनों का। ठीक है। इसको करेक्शन कर लेंगे। अगला देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई एक असत्य यानी कोई युग्म जो मिलान की गई है इसमें से कोई एक युग्म गलत है, वही आपको चुनना है कि कौन सा जो है गलत है। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय तो यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। अगर बात करें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तो क्या यह राजस्थान में है, तो बिल्कुल नहीं, यही इनकरेक्ट है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय आप सभी का अवस्थित है कृषक नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ में। तो नोट कर लेंगे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है, कृषक नगर जो है रायपुर, छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे। अगर आचार्य एन जी रंगा की बात करें तो आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में। तो इस तरीके से आप सभी को 4 क्वेश्चन की श्रृंखला यहाँ से रेडी हुई, तो इसको आप लोग करेक्शन कर लेंगे। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इंदिरा आवास योजना में कम से कम कितने प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जनजाति वर्ग से होने चाहिए। तो कम से कम कितने होने चाहिए यहाँ पे पूछ रहा है, तो 60% होने चाहिए। 60% जो है अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से होने चाहिए इंदिरा आवास योजना में। ठीक है। अगर बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल जो है सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें फसलें दी हुई हैं, प्रजाति दी हुई हैं, तो कौन सा फसल नहीं जो है सही सुमेलित है यह बताएंगे आप लोग। ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें कोई एक है जो कि सही सुमेलित नहीं है, आपको बताइए। इधर फसलें दी हुई, इधर प्रजातियां दी हुई। अगर हम बात करें गेहूं की तो गेहूं का राज 3077 प्रजाति है, अभी आपने ऊपर पढ़ा। मटर की प्रजातियां में एक प्रकाश है जो कि बिल्कुल सही है। धान और चावल की पूसा RH10, ये सभी जो है धान की प्रजातियां हैं। अगर हम बात करें अरहर की तो अरहर की गोविंद नहीं है। गोविंद किसकी है, धान की ही प्रजाति। गोविंद, नरेंद्र, ये सभी किसकी प्रजातियां हैं, धान की प्रजातियां। तो आपका यही इनकरेक्ट है, अरहर की गोविंद नहीं होगी। गोविंद किसकी है, धान की प्रजाति है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पे कथन और कार्य वाला क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। कथन है आप सभी का कि भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। तो बिल्कुल ये सही बात है कि जो भारत की जनगणना है प्रत्येक 10 वर्ष पे की जाती है। ठीक है। अगर हम कथन आर की बात करें, कारण जो है कि 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की अधिकांशतः जो संख्या है वह अपरिवर्तित रहे, कुछ न कुछ परिवर्तन वहाँ हुआ रहेगा। ठीक है। तो यह इनकरेक्ट है। तो कथन ए तो सही है लेकिन कथन आर जो है गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा है कथन ए सही। देखिए ऑप्शन सी में है, कथन जो है ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ध्यान रखेंगे। ओके। अगला क्वेश्चन है कि गांवों की सूची के रजिस्टर का पुनरीक्षण कौन करता है। तो कलेक्टर करता है। कौन करता है, कलेक्टर करता है। ठीक है। अगर बात करें कि तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहा जाता है, तो जो तहसील स्तर पे जो है सरकारी निकाय को पंचायत समिति कहा जाता है। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर हम अगली क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत के गठन की बात की गई है। तो बताएंगे किस अनुच्छेद में जो है पंचायत के गठन की बात की गई है। तो अनुच्छेद 40 क्या हो जाएगा, आर्टिकल 40
1993 में संविधान की जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायत राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई है, ठीक है? और यह आर्टिकल 40 में है, ठीक है? अगर भाग पूछे तो भाग 9 ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने और अंतिम क्वेश्चन है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वित विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया? यह आपको बताना है। तो किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वित विकास कार्यक्रम जो है? तो यह आप सभी का जो है छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 1980 से जो है 1985, इस बात का ध्यान रखेंगे। 1980 से 1985 चौथी पंचवर्षीय योजना नोट कर लेंगे। 1969 से जो है 1974। अगर पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1974 से 1979। सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1985 से 1990। तो ये आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है? तो ये थी दोस्तों आज की जो है आपको के लिए जो है टॉप 30 क्वेश्चन। कैसी रही क्वेश्चन की श्रृंखला आप सभी लोग जरूर बताएंगे। कितने क्वेश्चन आप सभी को आ रहे थे यह भी जरूर बताएंगे। चलिए इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर मैं आती रहूंगी और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जहाँ पर आप सभी को जो है सारे क्लासेस की लिंक जो है सेंड कर दी जाती है, जिससे आप सभी लोगों को क्लास टाइमली मिल जाए, ठीक है? तो बिल्कुल देरी ना करिए और प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ में। तब तक के लिए जुड़े रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय। चैनल पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।